नमस्कार। आज हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी इनके परिचय की एक लंबी फहरिस्त है। आप प्रोफेसर हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आप एक अन्ना के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, भारत जोड़ो अभियान से जुड़े हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हैं। आप आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। आपने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, तो बहुत लंबा सामाजिक परिचय है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। धन्यवाद, नमस्कार। जैसे आपसे बातचीत हुई, शायद पहली बार जबलपुर आना हुआ। जी, शायद मैं कोई 15-20 साल पहले यूनिवर्सिटी एक बार आया था शायद कुछ घंटों के लिए। उसके अलावा पहली बार आना हुआ। बहुत इच्छा रही है इस पूरे महाकौशल इलाके को देखने की, घूमने की। ख़ास तौर पे यहाँ का जो आदिवासी अंचल है, उसको देखने की इच्छा रही है, तो पहली बार मौका मिल रहा है। स्वागत है। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये एरिया अच्छा लगे। बहुत सुंदर है जी। युगन भाई, हम बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। जी। जबलपुर में लोग आपको हमेशा टीवी पे देखते आए हैं, तो आपको जानना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, तो हम एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। आप एक बहुत उच्च शिक्षित परिवार से आते हैं। आपके माता पिता भी प्रोफेसर रहे हैं, आप स्वयं भी प्रोफेसर रहे हैं। भारत में शिक्षक, प्रोफेसर ये बहुत सम्मानित प्रोफेशंस माने जाते हैं, इसका बड़ा सम्मान है। वहाँ से निकल कर के एक राजनीतिक पार्टी तक का सफ़र थोड़ा-सा ऑड है। ठीक है। पहला तो ये कि हाँ, मैं काफ़ी शिक्षित परिवार से हूँ, वो एक संयोग है। मगर बहुत छोटे से शहर से हूँ मैं। श्री गंगानगर करके राजस्थान में एक छोटा सा शहर है। पिताजी कॉलेज में पढ़ाते थे, माँ स्कूल में पढ़ाती थी। तो ख़ास तौर पे जिस समाज से मैं आता हूँ उसके लिए बड़ा ये अनयूजुअल है। उसमें इतना शिक्षित नहीं होते। अब एक विशेष पता नहीं कैसा संयोग रहा है मेरे परिवार के साथ कि मेरे परदादा जो थे मेरे, वो भी बीए पास थे। जो यादव समाज के लोगों के लिए हरियाणा में मेरा गांव है, मेरी परवरिश राजस्थान में हुई, तो उनके लिए बहुत ही अनूठी सी बड़ा चीज है थी कि भाई कोई व्यक्ति 1890 में बीए पास था। तो मेरे परदादा अध्यापक थे, फिर मेरे दादा अध्यापक हुए, मेरे पिताजी अध्यापक, और मैं भी अध्यापक हुआ। तो एक तरह से मतलब जो खानदानी सा पेशा हो जाता है ना, वैसा हुआ। मगर एक बहुत साधारण घर से आया मैं। राजस्थान में जो श्रीगंगानगर में हमारा घर था, कुछ अजीब सी स्थिति थी कि खान पान के लिहाज से, रहन सहन के लिहाज से बिल्कुल गाँव ही था एकदम। घर में भैंस थी, भैंस को पालना, भैंस का रोज चारा लेके आना मेरा काम था। बाद में दूध बांटना भी मेरा काम हुआ करता था। लेकिन विचार के स्तर पे उस घर में कार्ल मार्क्स भी था, उस घर में गांधी, लोहिया और बीबीसी और चर्चा, वियतनाम, बांग्लादेश, ये सब चर्चा होती थी। तो एक दुर्लभ सहयोग, दोनों से एक अजीब सा संयोग था। कई बार अब मैं पलट के देखता हूँ, तब तो जिस घर में बच्चा रहता है उसको सामान्य ही लगता है, लेकिन अब मैं पलट के देखता हूँ तो बहुत ही दुर्लभ सा संयोग था। और इसका मुख्य कारण शायद मेरे पिताजी का स्वभाव था। वो जिसे सादा जीवन उच्च विचार कहते हैं, वो उसके बिल्कुल प्रतिमूर्ति थे। बहुत ही सादगी से आपके व्यक्तित्व में झलक दिखती है। इतना सब कुछ होने के बाद जितना सादा व्यक्तित्व है। वैसे मेरा इसमें संयोग ये रहा कि मैं जिंदगी में इतने सुंदर लोगों को मिला कि उनको मिल के पिताजी का तो असर रहा ही। उसके बाद जब मैं विश्वविद्यालय वगैरह में था तो किशन पटनायक मेरे वैचारिक गुरु हुए, उड़ीसा से थे। सच्चिदानंद सिन्हा, अशोक सेक्सरिया, इन लोगों का से मैंने विचार सीखे। और मध्य प्रदेश के सुनील भाई थे, होशंगाबाद जिले में, वहाँ केसला करके एक आदिवासी अंचल है, वहाँ रहते थे। मेरे से 2-3 साल सीनियर थे यूनिवर्सिटी में। उनको मैंने देखा। उन लोगों का मतलब, आप मुझे सादगी कहते हैं, कुछ भी नहीं हूँ मैं तो, वो लोग थे। तो इतने इतने सुंदर लोगों को मैं जिंदगी में मिला कि उनकी परछाई पढ़ पढ़ के ही कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत बन जाता है। तो मैं बस उनकी परछाई हूँ, उससे फालतू कुछ नहीं। ये भी एक सादगी का एक उदाहरण है। नहीं, आप सचमुच उनसे मिलते, आप सुनील भाई से मिलते। मेरे सुनील हमसे 3 साल सीनियर थे, इकोनॉमिक्स में थे, जेएनयू में हम विद्यार्थी थे। और जेएनयू में मार्क्सिज्म का बोलबाला था। सुनील भाई एकदम गांधीवादी, और वहाँ जेएनयू में अपनी चप्पल पहन के, कुर्ता पजामा पहन के और साधारण चादर लपेट के रहते थे। इकोनॉमिक्स के टॉपर थे। और उनका रिकॉर्ड किसी एक व्यक्ति ने बाद में तोड़ा, तो वो अभिजीत बैनर्जी थे, जिनको नोबेल प्राइज मिला है। तो वो सुनील भाई, जिनके बारे में
उन्होंने कहा एमए के बाद कि मैं गांव जाऊंगा, और सब लोग कहते थे गांव टिकेगा थोड़ी, और इकोनॉमिक्स में इतने अच्छे नंबर थे उनको, मतलब दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी उनको बुलाने को तैयार थी। जैसे मैंने कहा अभिजीत बनर्जी उनके मुकाबले में आए थे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं आदिवासी गांव में जाऊंगा, हमारे उसी संगठन में थे समता युग जनसभा में। और लोगों ने कहा ज़्यादा जोश है, 6 महीने में वापस आ जाएगा, कौन टिकेगा जाके। और वो व्यक्ति पूरा जीवन वहीं होशंगाबाद के केसला ब्लॉक में आदिवासियों के साथ, आदिवासियों की तरह और आदिवासी संघर्ष में उसने जीवन बिताया। बहुत शानदार लोग थे। कई बार मैं कहता था कि गांधी भी उस उम्र में वो नहीं थे जो भाई सुनील थे। तो इन लोगों से सीखा, इनकी संगत में रह के कुछ वो असर हुआ। और जो भी सुनील भाई को मिले होंगे यहाँ मध्य प्रदेश में लोग, जन आंदोलनों के सभी लोग उन्हें जानते थे, वो जानेंगे कितने महान लोग थे। तो मेरा संयोग ये हुआ कि मुझे मतलब बिल्कुल शुद्ध जीवन के संयोग से ऐसे लोग मिल गए और उनकी शागिर्दी करने का मौका मिला, तो सीखे। सुनील भाई अगर सौभाग्य से ये इंटरव्यू देख पाएंगे तो बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। वो भी है नहीं, वो 10 साल पहले गुजर गए। उनका परिवार हो कोई देख पाए। इन लोगों ने मुझे इंसान बना दिया। किशन जी, किशन पटनायक की संगत में आके कितने मिट्टी को उन्होंने उठा उठा के इंसान बना दिया। मैं भी उनमें से एक था। तो मेरा ये सौभाग्य है। तो मेरे में वो नहीं है जो लोग देखते हैं, वो परछाई है जो बहुत बड़ी है मुझ पे। जीवन भाई आप प्रोफेसर थे, बड़ा अच्छा सम्मानित प्रोफेशन था, फिर अचानक आप अन्ना आंदोलन से जुड़े और सब कुछ छोड़ के तन मन धन से उसमें जुड़ गए। ऐसा क्या उस आंदोलन में आपको दिखा, ऐसा क्या लगा कि सब कुछ छोड़ के उस पर जुड़ जाऊं? दरअसल कहानी ये नहीं है कि मैं आंदोलनकारी कैसे बन गया, कहानी ये होनी चाहिए कि मैं प्रोफेसर कैसे बन गया। क्योंकि दरअसल जैसे मैंने बताया यूनिवर्सिटी के दिनों में मेरी इन सबसे मुलाकात हुई और ये सब राजनीति में थे। और मेरी इच्छा थी कि मैं सुनील भाई की तरह कर सकूं। मेरे में हिम्मत नहीं थी, सच बात ये है। साधारण परिवार से था, जैसे सुनील जी थे, लेकिन वो था कि भाई कमाना है, कोई ऐसा तो कुछ था नहीं घर पे, तो नौकरी करनी है। फिर नौकरी करके हुआ तो कुछ अच्छा लिखा तो लोगों ने तारीफ कर दी, थोड़ा और अटक गए। तो मैं चाहता वही करना था जो सुनील भाई करे थे, जो किशन जी करते थे। मुझमें हिम्मत नहीं थी। जब मैं 25 साल का था, 30 साल का था, और मैंने ठान रखी थी मन में, अपनी पत्नी को भी बोल रखा था कि देखना मैं प्रोफेसर होकर रिटायर नहीं होऊंगा, बस 50 साल और बस, उसके बाद नहीं करूंगा मैं कुछ। और सब कहते थे क्या, और ये सब जमाना, जबकि आप मेरे को टीवी पे शायद देखते होंगे जब मैं वो विश्लेषण विश्लेषण वगैरह, दरअसल वो मेरा जीवन था नहीं। तब भी मेरे मित्र, उन जमानों में भी मैं बहुत समय जन आंदोलनों के साथ लगाता था, घूमता था। इसी चक्कर में मैंने खूब मध्य प्रदेश घूमा है। वहाँ होशंगाबाद के तमाम जंगल देखे हैं, जिन जंगलों के अंदर वो बारूद का परीक्षण होता है, उसके अंदर भी जाके मैंने देखा है। तो मैं जन आंदोलनों के साथ घूमता था, और वहाँ मेरे लोग दोस्त मुझसे पूछा करते थे ये तुम टीवी पे क्या करते हो। और टीवी की दुनिया में लोग पूछते थे ये तुम कहाँ गायब हो जाते हो इतने दिनों तक, जंगलों में कहाँ कहाँ घूमते हो, उड़ीसा में कभी, महाराष्ट्र में कभी घूमते रहते हो। तो एक तरह से जीवन में दो फाड़ सा था। और मैं हमेशा वो जो टीवी पे मैं था, लोग कहते थे प्रसिद्ध हो, उससे कभी मन को तसल्ली नहीं होती थी। उसमें कैरियर था, चाहता तो पैसा भी बहुत था, मशहूरी थी, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ये प्रसिद्धि बड़ी विचित्र चीज होती है। ये आपके जीवन को कंट्रोल करने लगती है। फिर एक स्टेज के बाद आप जिंदगी ऐसे जीते हैं कि अच्छा मेरी ये छवि है, मेरे को ऐसा करना चाहिए, वो आपकी मौत है। और ये मुझे एहसास हो गया था कि ना, ये मुझे नहीं करना, इसमें नहीं फंसना। करना वो है जो तुम्हें करना चाहिए, अपनी औकात मत भूलो, वो करो जो तुम करना चाहते हो। तो 50 साल का हुआ, अन्ना आंदोलन तो संयोग से उस वक्त हो गया, ना होता तब भी मैं चाहता था कि मैं गांव में जाऊं, अपने गांव में रहूं, वहां जाके कुछ काम करूं। क्योंकि जन आंदोलनों से देश बना है, और जन आंदोलनों के साथियों से इतना मैंने सीखा। तो जब अन्ना आंदोलन आया तो मुझे लगा ये वक्त है, मैं जो करना चाहता था मैं करूं। हालांकि मैं अन्ना आंदोलन के केंद्रीय निर्णय में नहीं था कभी, मैं उसका समर्थक था, मंच से बोलता था। शामिल मैं तब हुआ जब आम आदमी पार्टी बनी, क्योंकि मेरी आस्था थी कि एक आंदोलन से राजनीति निकलनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में आस्था रही है कि इस देश में बड़े काम होंगे राजनीति से होंगे। राजनीति को गंदा बना देना, ये भी अच्छे प्रोफेसर साहब हो राजनीति मत करो, मतलब क्या है
कि सारे ठग, बेईमान, चोर, थैली शाह वो राजनीति करें और हम बैठ के कहें कि अरे अरे इतने गंदे लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छे हो, आप मत जाओ, आप मत जाओ। क्या मतलब है इस गंदगी है लेकिन हम साफ करने नहीं उतरे। हाँ, मतलब वो कि सब बेईमान बने और फिर हम शिकायत भी करें कि बेईमान कौन है। भैया फिर अच्छे लोगों को भेजो ना राजनीति में। ठीक बात है। ये मेरी आस्था थी हमेशा यूनिवर्सिटी के जमानों से, जब से मैंने देखा, सुनील जी को देखा, बाकी साथियों को देखा, तो मेरी आस्था थी कि करने लायक काम तो यही है इस देश में। बस ये है कि ज्यादा कुर्सी के लालच में नहीं करना चाहिए। कुर्सी के लालच में करो तो फिर आदमी पगला जाता है। अगर आप राजनीति कर सकते हैं बिना कुर्सी के पीछे भागे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अन्ना आंदोलन से दो हिस्से में देखते हैं अपन अन्ना आंदोलन। एक अन्ना आंदोलन से एक राजनीतिक पार्टी निकली, आम आदमी पार्टी, वो तो सफल हो गई, लेकिन कहीं अन्ना आंदोलन घूम गया। तो जिन उद्देश्यों के लिए था या शायद उसको जहां पहुंचना चाहिए था वहां से कहीं भटक गया और शायद वो घूम गया। आप ठीक कह रहे हैं। अन्ना आंदोलन से जो लोग इस राय के थे कि पार्टी नहीं बननी चाहिए, मैं उस राय का नहीं था लेकिन मैं उसका सम्मान करता हूं, और उनके बीच कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं था। ऐसा कोई नहीं था जो कि उसको एक स्पष्ट प्रोग्राम लेके आगे चल सके। सब अन्ना जी पे निर्भर थे और अन्ना की एज भी हो गई थी, और वैसे भी एक राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक नेतृत्व दे सकने का शायद उनका स्टाइल नहीं था। तो इसलिए सारी ऊर्जा उस आंदोलन की, ऊर्जा और नेतृत्व वो पार्टी वाले ना। और खासतौर पे अरविंद, जिनका काफी नेतृत्व की क्षमता अरविंद की अद्भुत है, मैनेजरियल क्षमता अद्भुत है, और फोकस करने का एक किसी एजेंडा को लेके आगे बढ़ने की अरविंद में बहुत ही अद्भुत क्षमता थी। तो उसके कारण जो बाकी बच गए वो फिर छिन्न भिन्न हो गए, और इससे नुकसान हुआ देश का। अगर देश में आज भी करप्शन के सवाल पे ऐसा आंदोलन चलता जो हर पार्टी के करप्शन पे उंगली उठाता, तो देश का बहुत फायदा होता। भाई पार्टी बनी, अच्छी पार्टी बनी, आप थे, कुमार विश्वास थे, अरविंद केजरीवाल थे, आप सब उसके फाउंडर मेंबर थे। पहली बार सत्ता में आई, दिल्ली में फिर सत्ता में आई, अभी उन्होंने पंजाब में भी सरकार बनाई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फाउंडर मेंबर्स को उससे अलग होना पड़ गया? क्योंकि उन्होंने, जैसे मैंने बताया, अरविंद में अद्भुत क्षमता है, अद्भुत क्षमता मैनेजेरियल चीजों को सामने इकट्ठा करना, लेकिन जो एक चीज नहीं है वो नैतिकता वाला जो गुण होता है ना, कि ये गलत काम है, ये नहीं करना, वो नहीं है उनके अंदर। तो बहुत जल्द ही पार्टी ने बिल्कुल वही काम करने शुरू कर दिए जिसका विरोध करने के लिए हम आए थे। वही, मतलब जिस सन 13 में बात शुरू हुई थी थोड़ा सा, और कुछ तब तक डिफरेंसेस 13 में आने स्पष्ट हो गए थे, क्योंकि अरविंद ने मुझे कहा, एक बार मुझे याद है, उन्होंने मुझे कहा कि एक कोई झूठा सर्वे है जिसमें दिखा रहे थे आम आदमी पार्टी को 48 सीट दिल्ली में आ रही है, सर्वे हुआ है। तो उन्होंने कहा कि तुम कह दो मैंने करवाया। मैंने कहा मैं कैसे कह दूं, मैंने जब करवाया नहीं है। नहीं, पार्टी के हित में है। मैं तुम्हें झूठ कैसे बोल दूं? उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें अपनी अपनी इमेज की परवाह है। इमेज की नहीं साहब, मैं किशन पटनायक का विद्यार्थी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरे से मत काम करवाओ। तो 13 में ये मतलब बहुत बुरा लगा उनको। मैंने कहा देखो जो तुमने करना है कर लो, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। तो उनसे इन चीजों पे तब भी डिफरेंसेस थे, लेकिन ठीक है, एक टीम में काम करते हैं, सब चीजों को किसी तरह। जब 15 का चुनाव आया तो उस चुनाव से पहले बिल्कुल खुल के ऐसे लोगों को टिकट देने शुरू कर दिए, शायद बहुत डेस्परेट भी थे, उनको लग रहा था कि सत्ता में आ जाए, किसी तरह से सरकार आ जाए। तो एक नहीं कई काम किए उन्होंने। तब पहले कांग्रेस से पिछले दरवाजे से समझौते की कोशिश की, जब विधानसभा भंग नहीं हुई थी 13 वाली। फिर उसके बाद जब टिकट देने का मौका आया तो ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया। मैंने कहा यार ये मुझे याद है, बिल्कुल उनसे बात मेरी हुई। मैंने कहा यार ये आदमी जूनियर इंजीनियर है पेशे से, और इसके 7 होटल हैं, 600-700 करोड़ की इस आदमी की प्रॉपर्टी है, कहाँ से आई है? सो अरविंद ने कहा यार आपको क्या मतलब? उनका यार ऐसी चीजों का तो विरोध करने के लिए हमने पार्टी बनाई। भाई तो हमारी पार्टी में चुनाव लड़ेगा तो ये तो देखना पड़ेगा ना। तो देखिए योगेश जी, उन्होंने इलाके का नाम लिया, कहा वहां तो ऐसे ही लोग जीतते हैं। उनका यार अगर यही करना था फिर काहे को पार्टी बनाई? फिर ठीक है, जाके आप भी इनमें से शामिल हो जाओ, इन दोनों में से। ये प्रशांत भूषण और मेरी ये समस्या थी। फिर एक आदमी था जिसके विरुद्ध हमने 2013 में FIR करवाया था कि ये गुंडा हमारे वर्कर को प्रचार करने से रोकता है। अब हम उसी को हम ही टिकट दे रहे थे। याद नहीं है ये आदमी कौन है? कहीं छोड़िए, वहां ऐसा ही होता है। तो इन सब से मुझे और प्रशांत जी को बेहद परेशानी
प्रशांत जी की राय थी कि बाहर आ जाओ, और मेरी राय थी कि ना, जब हम चुनाव के बीच में हैं, बीच रास्ते में मझधार में नाव को नहीं छोड़ना, और इससे बीजेपी को फायदा होगा। चुनाव होने दीजिए, फिर हम पार्टी में सवाल उठाएंगे। चुनाव तक पार्टी की मदद करना, उसको जिताना हमारा कर्तव्य है। प्रसाद जी ने कहा, देखो मैं वो तो नहीं करूंगा, लेकिन ठीक है, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा, नुकसान नहीं करूंगा। मैंने आखिरी दिन तक पार्टी का जम के प्रचार किया, चुनाव में जीत गए। अगले दिन मुझे बता दिया गया कि या तो मुंह बंद कर लो, और हमने वही सिंपल सवाल पूछा। हमने कहा था चलिए चुनाव जीत गए, पार्टी से सवाल पूछेंगे। तो सवाल तक 50-50 लाख के कुछ 4 चेक आए थे बेनामी कंपनी से। मैंने कहा कहाँ से आए, किसने लाया, क्यों लाया, और पार्टी में अंदर लोकतंत्र की बात थी। ऐसे 4-5 सवाल थे। तो हमें एक मैसेज आ गया क्लियरली कि या तो चुप हो जाओ, राज्यसभा हो जाएगी, बोलोगे तो बाहर निकाल देंगे। हमने कहा देखो, चुप होने के लिए तो नहीं आए, अगर ऐसे ही दरबार में बैठना था तो कई ऑप्शन थे ना, फिर काय को करना। सारी दरबार खुले थे, नहीं था, कोई छुपी भी कहानी नहीं है। बाद में सारी दुनिया को कहानी पता लग गई, और बाद में जो कुछ हुआ उससे लोगों को पता भी लग गया, हाँ भाई ऐसी चीजें होती थी वहां। दुर्भाग्य यही है। तो व्यक्ति का आना जाना छोटी चीज है, आए गए ठीक है। ज्यादा बड़ा सवाल वो है कि इस पार्टी से बहुत उम्मीद लोगों ने लगाई थी। लोगों को था कि देश में एक नई तरह की चीज है, नई तरह की राजनीति जैसी नहीं करेंगे, कुछ अलग करेंगे। लोगों ने इस पार्टी को अन्ना के आंदोलन की परिणति माना, उससे निकली हुई चीज माना, और उससे एक जो नैतिक आभा थी, और वो था कि हाँ भाई कुछ एक सामान्य राजनीति के नियम बदल देंगे। दिक्कत ये हुई कि राजनीति ने इनको बदल दिया, इन्होंने राजनीति को नहीं बदला। वही एक दिक्कत थी, बाकी तो क्या है। आपने 2015 में अलग होकर फिर अपनी पार्टी बनाई, लेकिन उस पार्टी की बहुत एक्टिविटी नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 2015 में अलग होकर पहले हमने स्वराज अभियान बनाया, पार्टी ने 2016 में पार्टी बनाई। पार्टी ने चुनाव वगैरह भी लड़े, हमें कोई सफलता नहीं मिली। सबसे बड़ा कारण ये था हमारे पास पैसे नहीं। बिना पैसे के तो आप अपने लोगों तक ही रजिस्टर भी नहीं करवा सकते कि भैया आप चुनाव में खड़े हो, कोई हो। अच्छा आप थे, अच्छा देखा नहीं हमने तो चुनाव में। हमारे पास इस तरह का वो नहीं था, धन नहीं था, प्रचार करने का तरीका नहीं था। और दूसरा हमारा ये भी था कि किसी भी हालत में चुनाव जीतना है, ये काम नहीं करना। हमने अपनी ऊर्जा मुख्यतः जन आंदोलनों में लगाई। 2017 से मैंने अपनी लगभग सारी ऊर्जा किसान आंदोलन में लगाई। आंदोलन जाके दुनिया ने 2020 में देखा, लेकिन 2017 से पूरा समय, जब यहाँ मंदसौर में फायरिंग हुई, उसके एक हफ्ते बाद हमने एक संगठन बनाया, और उस संगठन के माध्यम से हमने पूर्णकालिक, तो उस तब से लेके मैं तो सारा समय जन आंदोलन, किसान आंदोलन में था। जब यहाँ 16 में सूखा पड़ा था बहुत भारी, इधर अपने बुंदेलखंड में और उधर मराठवाड़ा, तो मैंने मराठवाड़ा से बुंदेलखंड यात्रा, पद यात्रा की, वहाँ पे किया। तो हमारा आधा से ज्यादा ऊर्जा जन आंदोलनों में गई, और उस जन आंदोलनों में मुझे लगता है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। चुनावी राजनीति में हम सफल बिल्कुल नहीं हो पाए। साधनहीनता को कहूँ या अपने आप को भी दोष देना चाहिए, सिर्फ साधनों को क्या दोष दें, हमने कुछ कमी तो रही होगी। किसान आंदोलन निसंदेह बहुत बड़ा आंदोलन रहा है। हम सुबह उठते हैं हर दिन और अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं, कोई सरकार हो इससे फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान में कांग्रेस सरकार होगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार होगी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की होगी, ये सारी सरकारें अपने आप को विशुद्ध कांग्रेस किसान हितैषी सरकार मानती है। समर्थन मूल्य, फ्री बीज, फ्री खाद, किसानों के खातों में पैसा। अगर सरकारें ये सब कर रही है, क्या सचमुच कर रही है? और अगर कर रही है तो फिर किसानों की समस्या है क्या? सच्ची बात यह है कि इस देश में कोई भी किसान हितैषी सरकार पिछले 70 साल से नहीं आई। आप सिर्फ ये कह सकते हो कि कोई हल्की सी किसान समर्थक, कोई घोर किसान विरोधी और कोई दुश्मन, उतना ही है। किसान हितैषी सरकार किसी पार्टी की नहीं। और असली समस्या क्या है कि इस देश में खेती किसानी घाटे का धंधा है। किसान को सचमुच उसके काम करने से कोई आमदनी होती नहीं है। सरकारों की दोहरी नीति है। सरकार चाहती है कि देश में खाद्यान्न सस्ते हों, अच्छी बात है, सब गरीब लोगों को खाद्यान्न, लेकिन खाद्यान्न को सस्ता रखने की जिम्मेवारी इस बेचारे गरीब किसान पे है। अब आप चाहते हैं कि इस देश के मंदिरों में, इस देश के स्कूलों में ईंटें सस्ती हों, मिले, अच्छी बात है, आप ईंट खरीद के उन्हें सस्ती दे दीजिए। लेकिन अगर आप कहें कि ईंटा उद्योग में हम ईंटों का मतलब ईंटों पे नियम बना देंगे कि ईंट महंगी बिक ही ना सके,
चाहे वो 5 स्टार होटल में लग रही हो या कहीं पे भी लग रही हो, तो उससे क्या होगा, बैठ जाएगा ना उद्योग। देश में हमारा ये रहा है कि जब भी इस फसलों के दाम ऊपर उठने लगते हैं, हाहाकार मच जाता है, भाई गरीबों का क्या होगा। मतलब जब किसान को 4 पैसे की कमाई हो सकती है, सरकार आ जाती है, अरे नहीं महंगा है, डाउन करो, आलू प्याज, अरे प्याज खाए बिना देश मर जाएगा क्या है, आलू प्याज, इस सब चीज पे, तो टमाटर, इस पे हाहाकार, कैबिनेट मीटिंग हो जाती है, अरे महंगा हो गया, देश को बचाओ, बेचारे व्यक्ति को बचाओ। और जब वही टमाटर 1 रुपया किलो बिक रहा होता है, जब किसान उसको नहरों में फेंकता है, जब छोड़ के आ जाता है, जब उसको घर से ट्रैक्टर से प्याज लाना महंगा पड़ता है, मंडी में पैसा किराए का भी नहीं निकलता, जब उसका कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं होती, ठीक है भाई तू जाने तेरा काम जाने, ये तो नहीं चल सकता। या तो आप उसको कमाने भी दो, घाटा भी खाने दो, या फिर आप उसको कमाने से रोक रहे हो तो घाटे से भी रोको, दोनों तो नहीं चल सकता। इस देश में खेती किसानी के साथ ये दोहरी नीति अपनाई गई है। क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर जन आंदोलन में हमेशा समस्या पे बात होती है। आप कभी भी देखेंगे, भ्रष्टाचार है, किसानों की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, सोल्यूशन कोई नहीं बताता। इसका कोई सोल्यूशन है क्या, इसका कोई हल है क्या, क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं, क्या ऐसी पॉलिसी हो सकती है इन चीजों का हल निकल सके। किसान वाले सवाल पे मैंने बहुत गहराई से सोचा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं अपने दोस्तों से बार बार कहता हूँ, देखो हमें ये नहीं हम कह सकते कि समस्या बताना मेरा काम है, सॉल्यूशन करना किसी और का काम है, सॉल्यूशन बताना भी मेरा काम है। किसान वाले पे मैं बताता हूँ, अगर आप 4-5 चीज़ों का एक साथ एक पॉलिसी पैकेज लेके आए, जिसके लिए इस देश में पहले तो किसान आयोग बनाइए और उसको सरकार से स्वतंत्र कर दीजिए, जैसे SC/ST आयोग है, वुमेन्स कमीशन है, उसको स्वतंत्र कर दीजिए। नंबर 2, हर फसल की जो कीमत है, उस कीमत को आप लीगल राइट बनाइए। जैसे किसी सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलती तो कोर्ट कचहरी जाता है, किसान को आप कहिए कि ये तुम्हारी फसल का इतना दाम है, लेकिन साथ में शर्त भी लगाइए, मैं तो इसके पक्ष में हूं कि भैया फला जिले में हम केवल इन 4 फसलों पे देंगे, क्योंकि उस जिले में पानी नहीं है। अगर तुम गन्ना उस जिलों में लगाओगे तो हम तुम्हें उसके लिए गारंटी नहीं देते, वो तुम्हारा अपना काम है, तुम लगाओ, करो जो कुछ करो। तो मैं इसको फसल की डाइवर्सिफिकेशन भी साथ साथ में हो रहा है। मैं कह रहा हूँ फला जिले के अंदर केवल जवार और मैं मूंग और फला दाल के लिए दूंगा, कहीं पे बाजरे के लिए दूंगा, कहीं मैं गेहूं के लिए दूंगा, कहीं मैं उसके लिए गन्ने के लिए दूंगा। और मैं बता देता हूँ किसान को कि तुम इतना कोटा है इस जिले के अंदर, आइए रजिस्टर कीजिए। एक बार आपका रजिस्टर हो गया तो इसका मतलब है आपको उतने दाम की गारंटी है, उससे ज्यादा मिलता है बाजार में जाके बेचिए। गारंटी का मतलब ये कतई नहीं है कि सरकार खरीद के गोदाम में रख लेगी। ये बात मैं इसे बहुत ध्यान से सोचा, सरकार क्या करेगी गोदाम में रख के, सड़ेगा उसके पास। गारंटी का मतलब ये है कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि अगर मान लीजिए मैंने कहा गेहूं 2200 रुपए में, तो मैं पहला प्रयास ये करूंगा कि मार्केट में लिमिटेड इंटरवेंशन करके दाम को 2200 से ऊपर करूंगा। लिमिटेड इंटरवेंशन से हो सकता है केवल 10% मार्केट इंटरवेंशन आप कीजिए, दाम ऊपर चला जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश मैं 2200 से ऊपर नहीं करवा पाता और आपको 1800 में बेचनी पड़ती है, तब भी मैं खरीदूंगा नहीं, मैं आपको 400 रुपए आपके अकाउंट में दे दूंगा। ये प्रयोग मध्य प्रदेश में हुआ, बहुत असफल हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़ा उन्होंने पेच लगा दिए थे इस प्रयोग में, भावांतर कहते हैं इसको। इस प्रयोग को बाद में हरियाणा में किया गया, अच्छा खासा चला। बस सरकार ने, मध्य प्रदेश में दिक्कत क्या हुई थी, मध्य प्रदेश में सरकार ने कहा कि तुम रसीद लेके आओ दुकान से। रसीद में तो सर इस देश के अंदर बड़ा झूठ चलता है। हरियाणा वालों ने कहा किसी रसीद की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे ब्लॉक में हम मान के चलते हैं कि तुम्हारे 10 क्विंटल हुआ होगा, मिलना चाहिए था 2200, मिला 1800, 400 रुपए के हिसाब से ये रहा तुम्हारा 10 क्विंटल, 4000 रुपए का ये रहा चेक, तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया, खत्म। इससे आसान तरीका समर्थन मूल्य नहीं है, न्यूनतम समर्थन, इसी को समर्थन मूल्य में कह रहा हूं। यही न्यूनतम समर्थन मूल्य को देने का तरीका क्या, यही न्यूनतम समर्थन मूल्य है। सरकार ने घोषित कर दिया 2200 रुपए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। अब सरकार गेहूं है तो खरीद भी सकती है, टमाटर को क्या खरीदेगी सरकार, या दूसरे रागी लेके सरकार क्या करेगी, बाजरा इकट्ठा करके क्या करेगी। समर्थन मूल्य लिमिटेड चीजों पे है, समर्थन मूल्य सब पे हो, प्रोक्योरमेंट केवल लिमिटेड चीजों पे हो सकता है। प्रोक्योरमेंट आप केवल उस पे कर सकते हैं जो राशन की दुकान में आप बेचेंगे, बाकी चीजों को इकट्ठा करके आप क्या करेंगे, इतना कॉटन खरीद के आप क्या करेंगे। तो
समर्थन मूल्य आप 23 फसलों पे ऑलरेडी दे रहे हो, उसके अलावा 10-15 पे और दो, फल सब्जियों पे दो, घोषित करो और कहो कि मेरी गारंटी है कि तुम्हारी जेब में गोभी की फसल है, 8 रुपए किलो तुम्हारी जेब में पहुंच जाएगा। अब मैं खरीदूं या ना खरीदूं इसकी कोई चिंता नहीं है। अगर तुमने 5 रुपए में बेची तो बाकी 3 रुपए तुम्हारी जेब में मैं डाल दूंगा। खरीदूंगा नहीं, मैं गोभी रख के क्या करूंगा, मेरी गोभी सड़ेगी। इस तो एमएसपी को लागू करने के ही ये तरीके हैं। तो मेरा सुझाव जो है, मैं आपको विकल्प बता रहा था, एमएसपी बनाइए, एक फार्मर कमीशन बनाइए, एमएसपी घोषित कीजिए, किसान को एमएसपी की गारंटी दीजिए, गारंटी के लिए खरीदिए मत, उसको कॉम्पेंसेट कर दीजिए और उसके साथ साथ किसान ने जैसे ही अपनी जमीन का रजिस्ट्रेशन गिरदावरी करवाई, उस गिरदावरी को आप बीमा मान लीजिए, अलग से बीमा मत करवाइए किसी किसान का। गिरदावरी हो गई ना, बीमा हो गया अब आपका, आपको देना मेरा काम है। यूनिवर्सल बीमा होना चाहिए। और हाँ, अगर आप पान की खेती कर रहे हैं, फूल की खेती कर रहे हैं, तो भैया जाइए इंश्योरेंस कंपनी के पास अपना करवाइए। अगर आप उस फसल का कर रहे हो जो मैंने आपको कहा था, ज्वार कर रहे हो, मूंग कर रहे हो, तूर कर रहे हो, तो मैं आपको दूंगा। तो आपने क्या किया, आपने एक तो ये सुनिश्चित किया कि देश में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जिसकी बेहद जरूरत है। आपने ये सुनिश्चित किया कि जिन फसलों को जरूरत से ज्यादा हमें नहीं चाहिए वो ना हो, जो ज्यादा पानी पी रही हैं वो फसलें ना हो, किसान को उसका दाम मिल गया। और मैं बार बार कहता हूं, किसान को दाम दीजिए, दान मत दीजिए। ये जो है कि ये ले ले वो ले ले, ना मुफ्त बिजली मत दो किसान को, मैं तो इसके खिलाफ हूं। उसको कायदे से फसल का दाम दो और फिर कहो कि ठीक है, जाइए अपना बिजली का बिल भरिए, है ना। तो उसमें उसे समझ आएगा कि बिजली मैं खर्च कर रहा हूँ, ध्यान से खर्च करेगा, मोटर चलाएगा नहीं, नीचे से पानी जरूरत से ज्यादा खींचेगा नहीं। हम सब करते हैं। अगर कल को आपको पता लग जाए कि बिजली फ्री है तो रात भर एसी चलेगा यहाँ पे, है ना। तो हमने पूरी व्यवस्था को डिस्टॉर्ट कर रखा है। इसलिए मैं चाहता हूँ किसान के लिए एक व्यवस्था हो जिसमें किसान को दाम मिले, दान नहीं करना चाहिए। हालांकि हिंदुस्तान का एक स्ट्रक्चर ही ऐसा हो गया है, कोई राज्य हो, कोई केंद्र सरकार हो, सब फ्री। महिलाओं को पैसे दे दीजिए फ्री, स्कूटी दे दीजिए फ्री, कुछ और फ्री दे दीजिए कहीं। मतलब ये एक ऐसा हिंदुस्तान के अंदर ऐसी एक परंपरा चल निकली। ऐसा दिक्कत ये है कि वो आधी फ्री का तो हम जिक्र करते हैं, बाकी आधे वाला फ्री जो होता है वो टेबल के नीचे होता है, हमें याद नहीं आता। सबसे बड़ा फ्री इस चीज में क्या है देश में, इस देश के बजट में हर साल 2.5 से 3 करोड़, पहले तो 6-7 करोड़ होते थे, 2.5-3 करोड़ रुपया कंपनियों का टैक्स माफ किया जाता है। क्यों भाई, मेरा कर दो, गरीब का टैक्स माफ, गरीब का माफ होगा, माफ कर दिया, फ्री 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 फ्री। और इनका चुपचाप से 2.5-3 लाख करोड़ रुपया माफ हो जाता है। पिछले कुछ सालों में बैंकों के कितने कर्ज माफ हुए, बहुत। इसके बाद मैंने पढ़ा था 11-12 लाख करोड़ रुपए के। उसको क्या कहते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग। एनपीए और बैड डेट हाईएस्ट है इस वक्त। अब उसको कर्जा, कुर्की, माफ, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्या होता है, रिस्ट्रक्चरिंग, हेयर कट, एनपीए। अच्छे से अगर अंग्रेजी से ही सारी बात सुधर जाती है तो किसान को भी अच्छे से अंग्रेजी के शब्द दे दो भाई, है ना। किसान को दो तो हाय हाय माफ कर दिया, देश डूब जाएगा, रेवड़ी ये वो, और उससे 10 गुना बड़ा लड्डू आपने किसी उद्योगपति को दे दिया, कोई चर्चा नहीं। वो इस देश की इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जा रहा है। ऐसा ही बात है तो भैया, देश की इकोनॉमी सबसे ज्यादा तब स्टेबलाइज होती है जब अंतिम व्यक्ति की जेब में कुछ पैसा जा रहा है। बिल्कुल, तो कर दो ना। तो दिक्कत यही है, सारी रेवड़ी चर्चा जो इस देश में होती है, रेवड़ी पे होती है, लड्डू पे कोई चर्चा नहीं होती। दिक्कत रेवड़ी से हर एक को है, क्योंकि रेवड़ी दिखती है, लड्डू जो चुपचाप से पॉकेट में चला जाता है, कोई चर्चा नहीं होती। इसलिए मैं चाहता हूँ, ये बात सही है कि हर चीज मुफ्त नहीं देनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, बिजली मुफ्त नहीं देनी चाहिए किसान को, उसको अच्छे से फसल का दाम दीजिए जिसमें बिजली की लागत शामिल वो करके उसको दाम दीजिए, फिर कहिए अपने तरीके से चलाओ तुम इस चीज को, वो उसकी डिग्निटी के लिए भी अच्छा है, वो सर उठा के काम करेगा। लोन माफ नहीं कीजिए, लेकिन लोन देने का एक सिस्टम बनाइए। किसान देता है लोन 3%, माने 36%, 3% प्रति माह। मेरे जैसे व्यक्ति जब पहली बार गया था, किसी ने कहा 2%, मैंने कहा बड़ा अच्छा है, उसने कहा जी 2% महीने का है। मेरे को अकल आई कि मतलब इसका अर्थ क्या होता है। 24%, 36%, 48% के उस पे किसान देता है, तो उसको आप ठीक ढंग से दिलवा दीजिए ना। 6-7% वाला जो लोन वाला वो कीजिए, फिर कायदे से वसूल कीजिए।
दिक्कत ये है कि किसान के साथ सारी इकोनॉमी किसान इस तरह से चलती है कि जहां एक तरफ तो उसको जो न्यूनतम है वो उससे छीन लेंगे, फिर दूसरे हाथ से वाह ले जा, ये ले जा, वो ले जा, दूसरी तरफ से छीन रहे हैं। ये बंद करो ना ढकोसला पाखंड। कायदे से बेहद बेहद खूबसूरत बात है उसमें। समस्या है, सोल्यूशन भी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकारों को करना चाहिए, इसमें ऐसा कहीं कुछ है नहीं जो नहीं किया जा सकता। राजनीतिक इच्छा शक्ति बस चाहिए। राजनीतिक आपको इच्छा शक्ति किसान आपको लगना चाहिए कि हाँ किसान है, उसके लिए कुछ करना है। दिक्कत ये है कि सारी पार्टियों को लगता है कि किसान को सुंदर सा डायलॉग दे दो, बजट के टाइम एक सुंदर शेर व शायरी दे दो, और कुछ देने की जरूरत नहीं, बाकी तो पगलैट है, क्या बात है, इसको हम मैनेज कर लेंगे। क्योंकि वोट वाले दिन तो वो हिंदू मुसलमान हो जाएगा, नहीं तो जाट हो जाएगा, कुर्मी हो जाएगा, ये अहीर हो जाएगा, तो क्या जरूरत है इसे कुछ देने की। जिस दिन किसान को ये समझ आ गया ना कि मुझे वोट वाले दिन हिंदू मुसलमान नहीं, किसान बन के रहना है, सारी पार्टियां लाइन में आ जाएंगी। लेकिन भाई एक अभी आप कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से भी जुड़े रहे, आपका एक अपना अभियान है भारत जोड़ो अभियान। क्या फर्क है भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो अभियान में, और भारत जोड़ो अभियान में हम क्या जोड़ना चाहते हैं? जब भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा हुई, वो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी। हम लोगों का कांग्रेस से कोई लेना देना है नहीं। सच बात तो यह है कि मेरा तो अधिकांश जीवन, मैंने जिन तमाम लोगों की बात की, ये सबका जीवन कांग्रेस का विरोध करते हुए बीता, क्योंकि उन दिनों कांग्रेस सत्ता में थी, हम सत्ता के विरोध में थे, तो जाहिर कांग्रेस का विरोध किया। और मेरे खिलाफ अगर कोई एक्शन 2-4 बार हुआ है लाइफ में, तो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस की सरकारों ने किया है। लेकिन पिछले साल जो स्थिति आ गई थी 2022 में, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कुछ अब कुछ हो नहीं। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद ये स्थिति थी, बस अब देश में कुछ हो नहीं सकता, अब तो 29 का सोचो, 24 का परिणाम तो आ गया, इत्यादि इत्यादि। और जिस तरह से देश में स्थिति बदल रही है, उसको देख के मेरे जैसे लोग बहुत विचलित हैं। मैंने इमरजेंसी में कुछ किया नहीं, मैं 13 साल का था, लेकिन मैंने अपनी आंख से देखी है, मुझे पता है इमरजेंसी क्या थी। और आज उससे बुरी स्थिति है। आप मीडिया में हैं, मैं नहीं, आप टीवी के सामने तो क्या बोलेंगे, लेकिन हकीकत आप भी जानते हैं मीडिया में आज क्या है, मैं भी जानता हूँ क्या है। और हर तरह से स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, संसद का किया जा रहा है, जुडिशरी को दबाया जा रहा है। तो उसको लेके हम लोग चिंतित थे। हम लोग चिंतित इस बात से भी थे कि हर चीज को हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। क्या ये तरीका है? कौन सा देश हम बना रहे हैं? हर बात में बीमारी भी हिंदू मुसलमान, कपड़ा भी हिंदू मुसलमान, जानवर भी हिंदू मुसलमान, कोई देश है ये? तो इससे बहुत चिंतित थे हम लोग। तो जब भारत जोड़ो यात्रा का प्रस्ताव आया कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस ने न्योता दिया तमाम दूसरे संगठनों को, तो हम 150 संगठनों ने, जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, हमने कहा कि हम इस यात्रा का समर्थन करेंगे ताकि देश का माहौल बदले, कुछ तो उम्मीद जागे इस देश के अंदर, जो जगी। यात्रा में हम साथ चले, लेकिन अपना अलग बैनर पकड़ के। और यात्रा के बाद हमने तय किया कि हम भारत जोड़ो अभियान अब बनाएंगे। और इस अभियान का बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य है कि इस देश के संविधान पे आज खतरा है, हमला है, और उसे बचाने के लिए जो कोई ताकत खड़ी होगी, हम उन सब का समर्थन करेंगे, तमाम पार्टियों का समर्थन करेंगे। कांग्रेस का किया, अब इंडिया कोएलिशन बन गया है, हम इंडिया कोएलिशन का समर्थन कर रहे हैं। और साफ हमारी मान्यता है कि इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को, इस देश की आत्मा को इस वक्त जिस तरह का खतरा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से, इसलिए बेहद जरूरी है कि उन्हें चुनाव में हराया जाए। जैसे 1977 में जरूरी था, एक बार इंदिरा गांधी को हराना बहुत जरूरी था, और तमाम पार्टियां इकट्ठी हुई, उन्होंने कहा चलो एक बार, बाद में जो भी हुआ, एक बार हराना बेहद जरूरी था। आज तो उससे 100 गुना ज्यादा जरूरत है इसे करने की। इसलिए हमने तय किया है कि हम ना तो हमको चुनाव लड़ रहे, ना हम उसके दावेदार। मेरी पार्टी ने तो लिख के फैसला किया कि हम 2024 तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपनी पार्टी विस्तार का काम नहीं करेंगे। इसलिए भी आप नहीं सुन रहे हैं पिछले 2 साल से हमारे बारे में, क्योंकि हमने बिल्कुल पार्टी की तरफ से हमने तय किया है कि हम केवल एक काम करेंगे। इस वक्त देश बचाना एकमात्र प्रायोरिटी है। देखिए, जब घर में आग लगी हो तब आपको 2 ही पार्टियां दिखती हैं, वो जो कि पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहा है, और वो जो पानी की बाल्टी लेके आया। बाल्टी का रंग लाल है, नीला है, पीला है, क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? तो इस वक्त हम उस स्थिति में हैं, इसलिए हम भारत जोड़ो अभियान बना के देश भर में, ये इंडिया की पार्टियां 28, मगर इनके बाहर सैकड़ों हजारों जन संगठन हैं, आंदोलन हैं, उन सब से जुड़ रहे हैं, उन सब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सबको कह रहे हैं संविधान बचाना है। 24 का चुनाव लोकसभा का चुनाव नहीं है, संविधान सभा का चुनाव है, संविधान बचाना है। यहाँ जबलपुर आए तो यहाँ
ओबीसी की फेडरेशन है, ओबीसी के तमाम संगठन है, किसान संगठन है, आदिवासियों के विस्थापन के सवाल पे काम कर रहे संगठन है, सबको हमने जोड़ा ताकि इस एक उद्देश्य से उन्होंने कहा ये करेंगे, उनको जोड़ रहे हैं। तो फिलहाल इस काम में हम लगे हैं, ना चुनाव लड़ रहे हैं, ना टिकट मांग रहे हैं, ना कुछ लड़ कोई इरादा है, केवल और केवल हम देश बचाने के लिए जो ऊर्जा इतनी देश में है वो ऊर्जा इकट्ठी कर रहे हैं और उसे 2024 के चुनाव से जोड़ रहे हैं। मैंने आपका एक वीडियो देखा था, आप ओबीसी महासभा से भी जुड़े हुए हैं, आरक्षण पे भी आपने बहुत सारी बातें कही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का मूल आरक्षण के पीछे उद्देश्य ये था कि कुछ जो दलित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, उनको एक समय तक, स्पैन ऑफ टाइम तक प्रोटेक्शन लेकर के, सपोर्ट करके अपलिफ्ट कर लिया जाए, फिर आरक्षण खत्म हो जाए। लेकिन ये 70 साल में खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये आरक्षण की आग तो और विकराल हो रही है। पहले कुछ लोग आरक्षण मांगते थे, अब बहुत लोग आरक्षण मांग रहे हैं, ठीक, ये तो और विकराल होती जा रही है। तो हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के सपने से और विपरीत जा रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के सपने का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा सपना होना चाहिए। सपना था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था का उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब, जाति व्यवस्था का उन्मूलन का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि हम लोगों के नाम से कुछ हटा दें। हाँ। जाति व्यवस्था की जो ऊंच नीच है उसको समाप्त कर दें। आपके जन्म का संयोग, आप ब्राह्मण पैदा हुए हैं या मुसहर पैदा हुए हैं, इससे आपके कैरियर, आपके जीवन पे कोई असर नहीं होना चाहिए। मुसहर भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है, दोनों के अवसर की समानता स्थापित हो जाए, है ना। पिछले 70 साल में एक तो खरी एक गलतफहमी होती है, मैं स्पष्ट कर दूं कि संविधान में जब आरक्षण सीमित समय के लिए दिया गया था, वो नौकरी और शिक्षा का आरक्षण नहीं था। सीमित समय का आरक्षण केवल संसद और विधानसभाओं का था। उसमें 10 साल की लिमिट लगाई गई थी, पता नहीं क्यों लगाई थी, पर वो 10 साल की लगाई गई थी। जो नौकरी और शिक्षा का आरक्षण है, उसका एक बिल्कुल सिंपल पैमाना होना चाहिए। आप चाहते हैं आरक्षण समाप्त हो, मैं चाहता हूँ आरक्षण समाप्त हो, क्योंकि आरक्षण क्या है? बीमारी की दवाई है ना। आप चाहते हैं कोई दोस्त हो, आप चाहते हैं कि भैया दवाई से मुक्त हो जाए, है ना। दवाई से मुक्त कब होगा? वो जब बीमारी खत्म हो जाएगी। तो जब आप दोस्त के पास जाते हैं, आप ये नहीं पूछते कि दवाई लेना कब छोड़ेगा, आप पूछते हैं कि हमारी बीमारी कब खत्म हो जाएगी, है ना। दिक्कत ये है कि इस देश में हम केवल ये पूछते हैं बीमारी, दवाई कब खत्म होगी, दवाई कब खत्म होगी, दवाई। सामने वाले को शक होता है कि अच्छा पैसा बचाना चाह रहा है क्या, मेरी चिंता नहीं है, इसको बीमारी की चिंता नहीं है, इसको दवाई रोकने की चिंता है। वो मनस्थिति बड़ी खतरनाक है। प्रश्न जो हमें पूछना चाहिए वो ये पूछ रहे कि दवाई कब खत्म, प्रश्न ये होना चाहिए बीमारी कैसे खत्म, हाँ, ये बीमारी कैसे खत्म। दिक्कत ये है कि हमने इस जाति व्यवस्था की जो विषमता है, इतनी ऊंच नीच इस देश में जाति व्यवस्था की जो है, जो अनफॉर्चुनेटली आज भी चल रही है, आधुनिक भारत में चल रही है, इसको अटैक करने के लिए हमने एक गोली सिर्फ इस्तेमाल की है, वो है आरक्षण। जबकि इसको अटैक करने के लिए आपको गोली भी थी, ड्रिप भी थी, आपको एक्सरसाइज भी करनी थी, आपको बीच में ऑपरेशन भी करना था, वो कुछ नहीं किया। गोली दिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी समस्या समाप्त नहीं हुई। गोली का असर हुआ है, ये कहता है, कोई भी कहे कि असर नहीं हुआ तो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन और अमेरिका से बेहतर हमारी परफॉर्मेंस है। अमेरिका में ब्लैक व्हाइट के सवाल पे कम काम हुआ है, हमने बेहतर काम किया है उससे। लेकिन हम जो बड़ी चीजें हैं उस पर काम नहीं कर पा रहे। बड़ी चीज क्या है? जमीन बांटने का सवाल। किसी की हिम्मत है इस देश में जमीन बांटने की, पूछने की कि भाई सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन कुछ लोगों के पास क्यों है, इसको बांटो, सब लोगों में बराबर बांटो। वो नहीं करने को तैयार। दूसरा, स्कूली शिक्षा। गांव के स्कूल में जिस दिन वैसी शिक्षा मिलनी शुरू हो जाए जो कि शहर के इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल में मिलती है, तो इससे बड़ा बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। इंग्लैंड में लोग क्या करते हैं, लोग क्योंकि लोग देखते हैं कि मैं किस मोहल्ले में जाऊं, वहां का सरकारी स्कूल कैसा है, क्योंकि सरकारी स्कूल में केवल उस मोहल्ले के लोगों को एडमिशन मिलेगा। और इंग्लैंड में आज भी 99% लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं, नेबरहुड स्कूल। और सिर्फ आप अपना नेबरहुड बदलते हैं, घर किराए का बदलते हैं, ताकि मैं उस स्कूल के नजदीक जा सकूं जो थोड़ा सा बेहतर है, इतना ही फर्क होता है। आप ये व्यवस्था कर दीजिए, फिर साथ में आरक्षण कीजिए, देखिए क्या फटाफट चीज बदलती है। दिक्कत ये है कि इतनी बड़ी समस्या के लिए हमने एक छोटी दवाई बनाई है और उस पर चिंता ये है कि दवाई क्यों नहीं खत्म हो रही, चिंता ये नहीं है कि बीमारी खत्म क्यों नहीं हो रही। और इसलिए मैं पिछले कुछ समय से कहता हूँ, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि देखिए अब तो खत्म हो गई है, अब क्या जाति में रखा है,
अब तो अमीर गरीब की बात है, अमीरी गरीबी से ही तय होता है। मैं सबसे कहता हूँ कि चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूँ और इसकी जांच कर लेते हैं। जब भी आप जाते हैं डॉक्टर, एक डॉक्टर कहता है पेट में दर्द फलां वजह से, दूसरा डॉक्टर कहता है फलां वजह से, तो क्या कहते हैं, चलिए अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। तो ये जाति सेंसस क्या है, कास्ट सेंसस अल्ट्रासाउंड है। जिसपे आजकल इतना बवाल इस देश में मचा हुआ है, क्या है बिहार सरकार ने भी शुरुआत कास्ट की है। सेंसस है क्या? जाति सेंसस का मतलब ये नहीं है कि जाके केवल गिनती कर लेंगे कि कितने ब्राह्मण, कितने यादव, कितने कुर्मी, नहीं। उसका मतलब है ब्राह्मणों में कितने ग्रेजुएट, कितने अनपढ़, कितने घरों में कार है, कितने घरों में कंप्यूटर है, कितने घरों में कुछ भी नहीं, कितने मजदूर, कितने प्रोफेसर, कितने सरकारी नौकरी में, कितने नहीं, कितने के पक्के घर, कितने के कच्चे घर। अगर आपको ये इस देश की हर जाति के बारे में पता लग जाए और हर जिले में और हर तहसील में पता लग जाए, तो आपको पता नहीं लग जाएगा कि फिर क्या दिक्कत है। ये तो मतलब एक्सरे भी नहीं है तो एमआरआई है, आपको पूरा बता देगा। तो मैं कहता हूं कि जो लोग आरक्षण के विरोध में, जातिगत आरक्षण, बहुत लोग हैं बहुत ईमानदारी से कहते हैं कि देखिए मेरे को वंचित व्यक्ति को फायदा हो, मैं भी चाहता हूं, लेकिन आप जाति के आधार पे क्यों देते हैं, आप इसको गरीब अमीर के आधार पे दीजिए। क्योंकि देखिए फर्क तो हर जाति में अमीर है, हर जाति में गरीब है, आप केवल इस आधार पे दीजिए। और जाति अब वैसा फैक्टर बचा नहीं है। जैसे ही कास्ट सेंसस होगा हमें पता लग जाएगा। अगर पता ये लगता है कि ब्राह्मणों में भी 1/4 गरीब हैं, 1/4 अमीर हैं, और मुसहर में भी, वाल्मीकि में भी, बैगा में भी, ओल में भी 1/4 अमीर हैं, 1/4 गरीब हैं, तो अच्छी बात है, फिर इसकी जरूरत ही नहीं इस तरह के आरक्षण। लेकिन अगर पता लगता है कि ब्राह्मण में 10% है और बैगा में 80% है, तो दिक्कत है ना। तो मैं कहता हूँ भैया करवा लो ना अल्ट्रासाउंड। अब देखिए ना, जब से वो बात हुई है कि एक्सरे करवा लो, क्या प्रतिक्रिया आ रही है कि नहीं नहीं एक्सरे की जरूरत नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अरे भैया तुम तो कह रहे थे कि फ्रैक्चर नहीं है, एक्सरे करवा लेते हैं ना। ना 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 जरूरत नहीं है। फिर जब हो गया तो कह रहे हैं अब रिपोर्ट नहीं आने देंगे, रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। अरे भाई आप तो कह रहे थे कि फ्रैक्चर नहीं है, आप कह रहे थे कि हाथ ठीक हो गया है, मैंने फ्रैक्चर करवा लिया एक्सरे, अब रिपोर्ट तो आने दो ना भैया। नहीं आने देंगे, क्यों? मुझे भी पता है रिपोर्ट में क्या आएगा। दिक्कत ये है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जातीय मानसिकता है। इस देश में जाति का मैल सिर्फ सड़क और नाली में नहीं है, वो मैल हमारे मन में आ गया है। और अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार लोग, जैसे ही जाति का सवाल आता है रंग बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है और एकदम तर्क बदल जाता है, कुतर्क का सहारा लेने लगते हैं। नहीं तो तर्क बड़ा साधारण सा बता रहा हूं मैं कि चलिए भाई टेबल आ जाएगी, हम देख लेंगे। अच्छा ब्राह्मण में कितने प्रतिशत पढ़े लिखे हैं, यादव में कितने हैं, और इससे ये नहीं कि सिर्फ कोई ओबीसी को फायदा होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये पूरे आंकड़े आ गए ना, तो आज आधे लोग समर्थन कर रहे हैं, वो विरोध करेंगे बाद में, क्योंकि पता लगेगा कि ओबीसी आरक्षण में हो सकता है कुछ जनजातियों ने कब्जा कर रखा हो, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। करना चाहिए ना, क्यों नहीं करना, हम न्याय के लिए चाहते हैं। तो देश में सच सामने आना चाहिए, सच सामने जो क्लैरिटी है वो दिखनी चाहिए। और फिर हम वो जो आप जो बात कहते हैं, फिर हम उस दिशा में बढ़ें कि जाति व्यवस्था की विषमता, जिस दिन इस देश में जाति व्यवस्था की ऊंच नीच समाप्त हो जाए, उस दिन आप आरक्षण बंद कर दीजिए। मैं चाहता हूं आरक्षण बंद हो इस देश में। क्यों? जैसे मैंने कहा, मैं नहीं चाहता कि किसान को मुफ्त बिजली मिले, मैं नहीं चाहता किसी को आरक्षण मिले, मैं चाहता हूं कि उसके बच्चे को ऐसी शिक्षा मिले और उसको ऐसा संस्कार भी घर से मिले कि आप बैगा का बच्चा यूं आईएएस ऑफिसर बने। जिस दिन ये स्थिति आ जाए उस दिन आप कीजिए। मैं इसलिए बैगा की बात कर रहा हूं जिस इलाके में अभी हम हैं, कितने बैगा लोग पहुंच पाते हैं। हम वो कोल जाति है या दूसरे जो अनुसूचित जाति के जो साथी हैं, क्या स्थिति है। जो शहरी लोग जहाँ बात करते हैं, मेरी सच्ची कई बार मन करता है, जैसे मेरे साथी वहाँ चले गए थे होशंगाबाद में केसला, मेरा मन करता है ये सब जो शहरी लोग उछल उछल के मेरे से कहते हैं ना कि आज़ादी खत्म हो गई, ये क्यों कर रहे हो, ये मेरिट मिला, ये वो आते हैं इत्यादि। मेरी इच्छा होती है कि सबको एक रैंडम नंबर जनरेट करके गांव का नंबर दूं और कहूँ बेटा 6 महीने रह के आओ, उसके बाद बात करूँगा, तब तर्क करूँगा, लेकिन 6 महीना जरा गाँव में रह के तो आओ, उस दलित बस्ती में रह के आओ, आदिवासी के साथ रह के आओ। देखा होता नहीं है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि इतना कटा हुआ है। और खासतौर पर दिल्ली तो बिल्कुल बीमार जगह है। दिल्ली वालों को तो कुछ पता ही नहीं इस देश में क्या हो रहा है। दिल्ली, बम्बई वगैरह, जबलपुर फिर भी थोड़ा सा जमीन के नजदीक है आपका,
मेरी तो बहुत होती है इच्छा है सब दिल्ली वालों को कहने की कि भैया थोड़ा तो इस देश के बारे में जान लो, किस देश से आए हैं कुछ तो पता कर ले। तो मैं चाहता हूँ जातीय आरक्षण समाप्त हो, हर किस्म का आरक्षण समाप्त हो। जैसे पहले एक जमाने में मेडिकल कॉलेज में आपको याद होगा महिलाओं के लिए आरक्षण हुआ करता था, अब 50% से ज्यादा महिलाएं होती हैं मेडिकल कॉलेज में, अब क्या जरूरत है। मैं ऐसा दिन चाहता हूं जब अगर SC ST OBC मिला के इस देश के 75 से 80% है, मैं चाहता हूं कि वो नॉर्मल चीज में 75-80% जिस साल आने शुरू हो जाएंगे, अगले साल से आप बंद कर दीजिए ना आरक्षण। लेकिन क्यों नहीं आते हैं? ऊपर वाले ने कोई खराब दिमाग की तो कमी भेजी नहीं है, अवसरों की कमी है। अवसरों को बराबर कर दीजिए, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आपके सारे आंदोलन निसंदेह देश हित में है, समाज हित में है, और आपके विचारों में एक बड़ी स्पष्टता है, क्लैरिटी है। आपके पास समस्याएं हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी, ये बड़ा दुर्लभ है, ऐसा कम देखने मिलता है। आप जबलपुर आए, आप कुछ ऐसा कुछ जो हमारी बातचीत में छूटा हो और आप कहना चाहते हो? मैं तो फिलहाल आया हूँ चुनाव के समय, और चुनाव के समय मैं तो एक अपील लेके आया हूँ। आपने शायद शुरू में कहा कि कई लोग कहते हैं आप राजनीति नहीं करते। नहीं, मैं राजनीति करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ राजनीति तो धर्म होना चाहिए। किसी भी देश को बनाना बिगाड़ना राजनीति का ही काम। हम राजनीति से दूर रहेंगे तो हम देश को बना बिगाड़ नहीं पाएंगे। कहता हूँ भाई, राजनीति जो राज की नीति है, अगर वो मैं नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाएगा। लोग कहते हैं आप इतने अच्छे हो, आप राजनीति से दूर रहो, इसका मतलब है सारे बेईमान चोर वो राजनीति, धन्ना सेठ और वो सब लोग राजनीति में जाएं और उसके बाद हम कहें हाय हाय कितने बुरे लोग राजनीति में हैं। ये थोड़ी, राजनीति धर्म है, युग धर्म है। राजनीति में आना चाहिए हर गुणवान व्यक्ति को, हर ईमानदार व्यक्ति को, क्योंकि सारे चोर उचक्के राजनीति में आते हैं। इसलिए हर साधु संत को भी राजनीति में जाना चाहिए। साधु संत उस अर्थ में सिर्फ गेरुए कपड़े वाले नहीं, आना चाहिए। बेसमझ लोग आते हैं, इसलिए हर समझदार इंसान को जाना चाहिए राजनीति में। तो राजनीति में जाएं, राजनीति को बदलें, और आज देश में जो संकट है, संविधान पे जो संकट है, सामाजिक न्याय पे जो संकट है, उसको बताने के लिए एक बार लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन हो, और उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो। बहुत बढ़िया। अभी केंद्र में बीजेपी सत्ता में है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ही सरकार में है। हम जो जनता से कह रहे हैं, ठीक है, लोकतंत्र में जो जीता वही सही है, ठीक है। आज मान लीजिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत रही है तो सही है वो। आज 2014 में, 2019 में दोनों बार मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास दिखाया। आप इस सरकार को किन मोर्चों पे सफल और किन मोर्चों पे विफल मानते हैं? कुछ तो सफल होंगे, कहीं विफल होंगे। जो जीता वो सही तो नहीं, जो जीता वो सिकंदर जरूर है, और जो जीता वो लोकप्रिय जरूर है ना। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मेरे कई साथी कहते हैं EVM में हेराफेरी करके जीत गए। मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के आधार पर जीते हैं। जनता ने उन्हें वोट दिया, इस बात को झुठलाना नहीं चाहिए। और चूंकि हम जनता का सम्मान करते हैं, इसलिए जनता की इस बात का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आजकल जो मैं देख रहा हूँ, और ये बात केवल मोदी जी पे लागू नहीं होती, ये बात अरविंद केजरीवाल पे भी लागू होती है, और ये बात ज्यादातर नेताओं पे लागू होती है कि आजकल काम से ज्यादा प्रचार शुरू हो गया, और जो प्रभावी तरीके से प्रचार कर लेता है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। इस सरकार के कामों से अगर मैं खुश होता तो मैं ये अपील तो ना कर रहा होता कि भाई इसको सत्ता से निकालो, तो मैं तो खुश नहीं हूँ। सामान्य काम अच्छे बुरे कुछ होते हैं, कुछ चीज़ें अच्छे से, सड़कें अच्छी बनी हैं, स्वागत होना चाहिए। शिक्षा नीति में इन्होंने कहा भारतीय भाषाओं को स्थान देंगे, मैंने खुल के लिख के स्वागत किया, लोगों ने आलोचना की, मैंने कहा ना अच्छा काम कर रहे हैं, करना चाहिए ना। वो वहां 19-21 हो सकता है, कोई सरकार थोड़ी कमजोर हो, मैं हो सकता है मानो कि मनमोहन सिंह की सरकार इनसे थोड़ी सी बेहतर थी, ये थोड़े से बुरे हैं, चलता है, 19-21 चलता है। जिस चीज की वजह से मेरे मन में इतना गहरा क्षोभ है इस वक्त, और जहां मैं 19-21 करने को तैयार नहीं, वो दो चीज है।
एक तो हर चीज को हिंदू मुसलमान करना, ये तो देश तोड़ने वाला काम है। इसकी सजा हमारी आने वाली पीढ़ियां देंगी। केवल आज नहीं, आज ये खेल खेल रहे हैं ना, ये थूक जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, ये लोगों के मन में जहर भर दिया है ना, सैकड़ों साल तक चलेगा। तो एक तो इससे वजह से मुझे लगता है ये तो देशद्रोह है, मैं इसका और कोई शब्द इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। मेरे घर में यदि कोई आके मेरे दो भाई बहन के अंदर झगड़ा करवाए, मारकाट करवाए, तो वो मेरे घर का दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है मेरा। तो ये जो भारत में हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं, ये देश के दुश्मन है, पहली बात ये। और दूसरा, जो इन्होंने लोकतंत्र के साथ किया है, इंदिरा गांधी काफी अच्छी प्रशासक थी, सब कुछ था, लेकिन जो उन्होंने इमरजेंसी में किया उसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी। और मैंने तब भी कहा, आज भी गर्व से कहता हूं, होना चाहिए। 84 में जो दिल्ली में हुआ, भले ही पॉपुलर थी कांग्रेस गवर्नमेंट, 400 सीट लेके आई, वो गलत था, इस देश के नाम पे धब्बा था 84 में जो हुआ। इसलिए ये दोनों सवालों पे, हिंदू मुसलमान के सवाल पे जो इन्होंने किया है बेहद बुरा है, शर्मनाक है, और दूसरा लोकतंत्र का गला घोंटने की जो कोशिश है, इन दो चीजों से। बाकी 19-21 का बात है, उस पर बहस हो सकती है कि किसने थोड़ा सा अच्छा किया, थोड़ा दो चीज इन्होंने अच्छी की, दो चीज उसने बुरी की, उसमें सब सरकारें थोड़ा ज्यादा दावा करती हैं, ये प्रधानमंत्री थोड़ा ज्यादा प्रचार मंत्री भी हैं, पर ठीक है, इतना चलता है, ये सब फेयर गेम है। मगर इन दो चीजों की वजह से अब मेरी मान्यता है कि नहीं, इनको तो निकालना चाहिए, ताकि इस देश में ये सबक मिले कि हिंदू मुसलमान करके आप इस देश को बरगला नहीं सकते, और लोकतंत्र का गला घोंट के आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। बस ये दो सबक सीख जाएं। इंदिरा गांधी वापस आ गई थी, मोदी जी वापस आ जाए, ये सबक सीख जाएं, बस मैं ये चाहता हूँ। बहुत अच्छा युगेंद्र भाई, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। निस्संदेह आपके सारे आंदोलन जन आंदोलन हैं, जनता के लिए हैं, कोई इसमें राजनीतिक स्वार्थ या व्यक्तिगत स्वार्थ कहीं नहीं दिखता है, तो ये बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है। तो हम दुआ करेंगे कि आप सारे आंदोलन आपके उनकी परिणति तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।